एक बनने वाला पिता रात को बाहर घूमने निकलता है, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटता। वो आदमी बेहोश हो गया। ये आदमी बेहोश हो गया, ये आदमी और ये आदमी सबने यहाँ झगड़ा किया और फिर हमने पुलिस को बुलाया और उन्हें बाहर निकलवा दिया। मामला खत्म हो गया था और फिर वे वापस आ गए। हम बता रहे हैं कि एक ही पंच ने कैसे जानलेवा नतीजे दिए। नहीं सुनो, मैं तुम्हें वहां देख रहा हूँ। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? नहीं, ठीक है। ये लॉ एंड क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। ये मामला हमने पहली बार पिछले साल अक्टूबर में इनसाइड द क्राइम में दिखाया था। आपको याद हो सकता है, 5 लोगों के एक समूह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस के अनुसार बार में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने पीड़ित को अचानक मुक्का मारा, इसलिए केवल उसी पर हत्या का आरोप लगाया गया। और हमने बॉडी कैमरा वीडियो प्राप्त किया है, जिसमें घटना के बाद की स्थिति दिखाई गई है। 11 अक्टूबर 2025 को स्कॉट्सडेल एरिजोना में सुबह 2:20 बजे स्कॉट्सडेल पुलिस विभाग के अधिकारी पैडीज फर्स्ट एवेन्यू लाउंज बार में पहुंचते हैं और एक आदमी फुटपाथ पर बेहोश पड़ा है। वो आदमी बेहोश हो गया। इन दोनों ने झगड़ा शुरू किया। हमने पुलिस को बुलाया और उन्हें बाहर निकलवाया। मामला खत्म हुआ, लेकिन वे फिर लौट आए। मुझे और यूनिट्स चाहिए। ऐसा लग रहा है किसी पर हमला हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमें पुलिस को यहाँ बुलाना होगा। तुम्हें पुलिस को लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी लोग और कितने सही अच्छा और सुंदर दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसका संबंध उन 2 लोगों से है जिन्हें पिछली गली में LA डॉजर्स की टोपी पहने देखा था। न्यूयॉर्क टेक्नो में हमारे पास कोई गैंग नहीं है। हम न्यूयॉर्क टेक्नो में हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे भाई, क्या आप बस बैठ सकते हैं? बैठ जाइए। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अरे बैठ जाइए। तुम क्या कर रहे हो? चलो कार में चलते हैं मेरे भाई। अरे मैं तैयार हूँ। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। स्कॉट्सडेल पुलिस ने पीड़ित की पहचान थॉमस पिटोटोला के रूप में की, लेकिन वो सिर्फ बेहोश नहीं लग रहे, ऐसा भी लग रहा है कि उनकी सांस नहीं चल रही। वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता। अरे मैंने तुमसे कहा था कोई ऐसा करेगा मत लो इसे। नहीं, ये अच्छी कहानी है भाई, कहानी अच्छी है। सबको बेहतर बनना चाहिए। नहीं, वापस लड़ाई पर जाओ। तुम सब बहुत बुरे हो, पीछे आग में हो। हाँ देखो। भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वाह, वो बेहोश है। मुझे पता है। मालूम नहीं, पर हमें तुरंत दमकल चाहिए। क्या वो असली है? हाँ, क्या हमें शुरू कर देना चाहिए? मैंने उसे अंदर ले लिया। CPR मैंने, और चलो। या प्रगति, मुझे मदद करने दो। क्या बार भी चुदे नहीं। मुझे नहीं पता। वहाँ किताब थी। हम कब से नीचे हैं मुझे नहीं पता। तुम यहाँ कब से हो? 2 साल। मुझे नहीं। दबाव बहुत बड़ा है। लाइव जाओ। पता नहीं। आगे बढ़ो और जारी रखो। एम्बुलेंस के पहुंचते ही अधिकारी जांच शुरू करते हैं। गवाहों से बात कर पता चलता है कि बार की पार्किंग में बड़ी लड़ाई हुई थी। हमने उसे इसी हालत में पाया। उसका चेहरा नीला था। उसे मैसेज करो। क्या हुआ? मुझे लगता है उस पर हमला हुआ है। मुझे लगता है कि ये डॉजर्स वालों से जुड़ा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक नीली डॉजर्स की टोपी मिली है। यहाँ नीली टोपी है, पता नहीं किसकी है। वहाँ एक को हिरासत में लिया है। वही इसमें शामिल है। वे सभी उसे घेर कर खड़े थे, इसलिए मैं मानता हूँ कि वे आपस में जुड़े हैं। फिलहाल सबको यहीं रख रहे हैं। उस कॉल पर गूंज रही थी आवाज। स्कूल पर कौन था मुझे नहीं पता। हम वहाँ नशे में गाड़ी चलाने के एक मामले में लगे थे। उन्होंने कहा पैडीज के पीछे कुछ लोग नीली डॉजर्स टोपी पहनकर लड़ रहे थे, और यहाँ एक नीली डॉजर्स की टोपी है। और एक और व्यक्ति था जिसके पास नीली डॉजर्स की टोपी थी। उनका वर्णन हिस्पैनिक पुरुषों के रूप में किया गया था। तो मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में संबंधित हैं या नहीं, लेकिन इसी वजह से मैंने सोचा कि वे हैं। मुझे नहीं पता कि ये संबंधित है या नहीं,
मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति हैं। एक हिस्पैनिक पुरुष ने नीली डॉजर्स टोपी पहनी है और ज़मीन पर भी LA डॉजर्स टोपी है। तुम क्यों खून से लथपथ हो? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त जमीन पर था और मैं जो हो रहा था उसमें दखल देने आया था। हम अपनी उबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर उस महिला को लगा कि हम उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में हम तो बस उस सड़क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां हमारी उबर खड़ी थी। और तभी उसके दोस्त, उसके पुरुष दोस्त, हमसे उलझने लगे कि हम उसे धक्का क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तो उसे बिल्कुल भी धक्का देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ गुजरने की कोशिश कर रहे थे। पिछली बार बात के बाद हम बस उबर का इंतजार कर रहे थे घर जाने के लिए। वही हुआ था। मैं वादा करता हूँ। तुम्हें किसने मारा? वो एक काला आदमी था। वो कहाँ है? मुझे बिल्कुल पता नहीं। वो सामोन जैसा दिखता है। उसके पास पिज्जा जैसा कुछ है। बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। पुलिस ने बाद में उस महिला की पहचान की जिसके बारे में थॉमस के दोस्त बात कर रहे हैं। वो 27 साल की क्रिस्टा मोलिना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टा ने कथित तौर पर पीड़ित से बहस शुरू की, फिर उसकी दोस्त बीच में आ गई। उनकी पहचान जूलियस हसर, टोनी बेकर, मार्क विटफर्ड और ड्रू मेनेसिस के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार जब थॉमस और उसका ग्रुप उबर की तरफ गया तो दूसरा ग्रुप उनका पीछा करने लगा। तभी एक आदमी ने कथित तौर पर थॉमस को मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। तो हमने इन लोगों को बाहर निकलवाया था और फिर वो वापस आ गए और पीछे लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में मेरी एक महिला कर्मचारी के साथ आक्रामक व्यवहार किया, ठीक है, और फिर वे फिर से और झगड़े के लिए वापस आ गए और फिर से एक और लड़ाई में पड़ गए। तो शायद यह तीसरी बार है जब वे झगड़े में पड़े हैं। तीनों ही, उसको जो जमीन पर है और तीसरे को, तीनों यहाँ पूरी रात लड़ते रहे, ठीक है। दुर्भाग्यवश तीसरी बार आपने उससे बात की, उसने हमसे बात की। मैंने आपसे पहले बात नहीं की थी। नहीं, उसने 2 अधिकारियों से बात की थी। वो कमाल था। हाँ, वो आपसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे माफ कीजिए, जब वो लड़ते ऊपर गया तो मैंने थोड़ा चिल्ला दिया। कोई बात नहीं। दिन के अंत में हम बस घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त फर्श पर है और उसे दौरा पड़ रहा है, इसलिए हम घर जाना चाहते हैं। ठीक है, हम उन्हें CPR दे रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ और ऐसा नहीं चाहता था। तो आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? सर, हम आपके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। मैं लड़ना चाहता था, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। तो फिर उसे किसने मारा? उनमें से एक। उन रंग वाले लोगों में से किसी ने? देखो। वे कहाँ हैं? सर, मैंने कदम रखा। जैसा कि मुझे उम्मीद है आप समझ सकते हैं, मैं आपके द्वारा पूछे गए हर एक सवाल को समझ रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं यहां सिर्फ आपके साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं बस हमें हमारे उबर पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और हम बस घर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस महिला को लगा कि हम उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर दबाव डालने का मतलब है कि जैसे हम झगड़ा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जैसा आप जानते हैं। उसके सामने, और उसने इसे गलत समझा कि हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। खैर, उन सभी सुरक्षा गार्ड्स का कहना है कि आप पूरी रात परेशानियां पैदा कर रहे हैं। सर, जिस वक्त आपने परेशानियां शुरू की, उसी वक्त हम वहां से चले गए और आपके साथी भी हमें जाने को कह रहे थे। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जगह वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने उन्हें वहां छोड़ दिया ताकि यहाँ आ सके। क्या आपके पास यहाँ कोई आईडी है? हाँ सर, मेरे पास है। क्या मैं गिरफ्तार हूँ? मुझे नहीं पता, अपना आईडी दिखाइए। उन्होंने हमें बाहर जाने को कहा। उबर को दूर कर दिया। ये अभी भी उनकी संपत्ति है। नहीं, मैं समझता हूँ। हमने ये पता नहीं लगाया कि उबर कहाँ आने वाली है। मैं समझता हूँ, पर अगर वे कहें तो आपको उनकी संपत्ति छोड़नी होगी। ये अभी भी उनकी संपत्ति है। ये सामने वाला हिस्सा था। ये सामने वाला हिस्सा था। ये अभी भी उनकी संपत्ति है। फिर भी मैं ये यहाँ जो पार्किंग लॉट है, ये भी उनकी संपत्ति है। रुको, हाँ, हम चल रहे हैं। फुटपाथ से होकर जा रहे हैं। क्योंकि हम फुटपाथ से होकर जा रहे हैं, हम नहा रहे हैं। लेकिन आप लोग नहीं हैं। आप लोग अभी सड़क पे नहीं हैं।
लेकिन जब हम अपनी उबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वही समस्या है। मुझे माफ कीजिए कि हम सड़क पार नहीं कर पाए और सीधे अपनी उबर तक नहीं जा पाए। हम बस सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी उस महिला का हमसे झगड़ा हो गया और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, जब तक उसकी सहेलियों को ऐसा नहीं लगा कि हम उसकी तरफ घुस रहे थे। थॉमस के दोस्त को आखिरकार पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठा दिया जाता है, लेकिन अधिकारी अब भी कथित हमलावरों को ढूंढना चाहते हैं। वे थॉमस के दोस्त से कहते हैं कि वो उन्हें सब कुछ विस्तार से बताए, जब से वे पैडी के अंदर गए थे तब से लेकर झगड़ा शुरू होने तक। ठीक है, एक एक करके मुझे बिल्कुल सही से बताओगी यहाँ क्या हुआ था। हम पैडी से निकल रहे थे, जो सड़क के उस पार ठीक सामने है। वो ठीक यही है। ठीक है, तो फिर बार उस तरफ है, जो भी कोने वाला बार है। ठीक है। हम अपना उबर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इस तरफ चल रहे थे, और तभी हम इस बार के सामने पहुंचे और उस महिला को यह बात पसंद नहीं आई कि हम बस वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, और तभी उसके दोस्त आगे आए और मेरे दो दोस्तों के पास आए। ठीक है। और बात बढ़ गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हम किसी वजह से उन्हें और भड़का रहे थे, जो कि हम नहीं कर रहे थे। हम सच में बस इन लोगों को पार करने की कोशिश कर रहे थे और वे चिल्ला रहे थे, बस गालियां दे रहे थे। और तभी हालात थोड़े बिगड़ गए और तभी उन्होंने मुझे लगता है आप इसे मेरा दोस्त कहेंगे, और तभी हालात पूरी तरह आक्रामक और तनावपूर्ण हो गए। क्या आप उस महिला के दोस्तों से, मतलब उन कई अश्वेत पुरुषों से हैं जो वहाँ थे? जी हाँ सर, ठीक है, जी हाँ सर। और तभी हमने बीच में दखल दिया, क्योंकि जाहिर है वो हमारा दोस्त है। और तभी उन्होंने मेरे दोस्त के चेहरे पर एक तरह से साइड से मार दिया, और फिर हम सब हैरान रह गए, जैसे क्या? उस पल हमें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और तभी उनके बाकी दोस्त भी अचानक कहीं से आ गए। क्या आप उनका वर्णन कर सकते हैं? सर, वो कैसे दिख रहे थे, क्या पहना था? एक आदमी मुस्कुरा रहा था और उसकी पोनीटेल थी। क्या आपको पता है उन्होंने क्या पहन रखा था, मतलब कपड़ों के हिसाब से? मुझे लगता है शायद सफेद रंग की शर्ट थी। उससे भी ज्यादा जो छोटा कद का था, उसकी पोनीटेल थी। मेरा ख्याल है एक काला लड़का था जिसके ड्रेड्स थे। एक था जो भारी भरकम और हट्टा कट्टा था। उसकी हाइट 5 फीट 10 इंच और वजन करीब 210 पाउंड था। ठीक है, और जैसे वही था जिसने मुझे चेहरे पर मारा। मेरा मतलब है उसी ने मुझे चेहरे पर घूसा मारा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। अगर आप उन्हें देखें तो क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? सच कहूं तो काश मैं कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। सच में काश मैं कर पाता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मेरा दोस्त अपनी जान के लिए लड़ रहा है तो काश मैं पहचान पाता। पर मैं कानून में भी विश्वास करता हूं और किसी को बिना वजह फंसाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं खैर। मतलब या तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने कहा, अभी आप गिरफ्तार नहीं हैं, आपको बस हिरासत में लिया गया है। हाँ। यहाँ एक और झगड़ा हुआ था, इसी वजह से आप पुलिस की गाड़ी के बैठे हैं, ठीक है? नहीं, हाँ, क्योंकि आप गिरफ्तार हैं। मैं समझता हूं आप नहीं चाहेंगे कि मैं अगले झगड़े को और भड़काऊं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहां जाकर उनकी मदद कर सकूं। ये तुम्हारे किसी को परेशान करने की बात नहीं है। बात यह है कि मैं वहां जाके उनकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, बस यहीं रुको। ठीक है, धन्यवाद फिर से। हर चीज के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे इशारा कर देना। हाँ। मुझे लगता है हम कुछ कर रहे हैं। वो अभी अस्पताल जा रहा है। अभी तक मेरे पास उसकी हालत की कोई नई जानकारी नहीं है। थॉमस के परिवार ने GoFundMe पेज पर बताया कि वो 11 अक्टूबर को चल बसे। परिवार ने भावुक पोस्ट में लिखा, वो बिना वजह हिंसा के शिकार हुए, जिससे उनकी जिंदगी जल्दी चली गई। उनके जाने से हमारे दिलों में एक खालीपन आ गया है और उनकी पत्नी और उनके बच्चे के लिए भविष्य हमेशा के लिए बदल गया है, जो कुछ ही हफ्तों में इस दुनिया में आने वाला है। थॉमस की पत्नी ने बाद में उनके पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन आप ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि जो पल 2 नए माता पिता के लिए खास होना चाहिए था, वो अब एक दिल तोड़ देने वाली त्रासदी बन गया है। अब उनका बच्चा पिता के बिना ही बड़ा होगा। स्कॉट्सडेल पुलिस ने इस मामले को हत्या का मामला करार दिया। अब 22 अक्टूबर की बात करते हैं, जब हथियारबंद अधिकारी संदिग्धों में से एक के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता। नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। वो शांत है। अरे चुप रहो। लड़की, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, रॉकेट में दिक्कत है। अपने हाथ ऊपर कर और शांत रखो। आने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप इसे बाहर से देख सकते हो। इसमें तुम्हारी 4 असली आकार की हैलोवीन सजावटें हैं, इसलिए मैं नहीं रुकता। क्या अब इमोशंस एक्टिवेटेड है? ये काउगर्ल लीग है। समुंदर के पायरेट्स खोजबीन कर रहे हैं। चुप रहो। शायद वो आकृति दिलचस्प हो सकती है। अधिकारियों ने 24 वर्षीय ड्रू मेनेसिस को पकड़ा, लेकिन वो अकेला नहीं था। अधिकारियों ने क्रिस्टा मोलिना 27, जूलियस हसर 27, टोनी बेकर 26 और मार्क विटफर्ड 23 को गिरफ्तार किया। मार्क, जूलियस और टोनी पर गंभीर हमला और हमला करने का आरोप लगाया गया। क्रिस्टा पर हमला और अव्यवस्थित आचरण का आरोप लगाया गया, लेकिन अभियोजकों का कहना है कि ड्रू ही एकमात्र है जिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि वही था जिसने थॉमस के सिर पर अचानक मुक्का मारा। जब उसे मारा गया तो वो पक्की जमीन पर गिर गया, जिससे उसका सिर और गर्दन कंक्रीट पर जा लगी। जब थॉमस जमीन पर पड़ा, बाकी 4 पुरुषों ने कथित तौर पर उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। लॉ एंड क्राइम ने ड्रू मेनेसिस की पूछताछ प्राप्त की, लेकिन ये पूछताछ जैसी नहीं लगती। तो ड्रू, एक बार फिर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ। मैं डिटेक्टिव ली हूँ। ये डिटेक्टिव नोलन है। हम स्कॉटसडेल पुलिस विभाग में काम करते हैं। हम खास तौर पर हिंसक अपराध इकाई में काम करते हैं। आज आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि 11 अक्टूबर को सुबह करीब 2:15 बजे पैडी के बगल वाले पार्किंग लॉट में जो घटना हुई थी, उसी के कारण आपको बुलाया गया है। ठीक है? क्या आपने मेरी सारी बात समझ ली? ठीक है। तो हम जासूस हैं। हम आपसे उस घटना के बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि आपको गिरफ्तार किया गया है और आप जेल में हैं, आप यहां से जा नहीं सकते। आप उठकर बाहर नहीं जा सकते और हम आपसे उसी बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। हमें आपके मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाने हैं। क्या आपको पता है कि मिरांडा अधिकार क्या होते हैं? क्या आपको पहले कभी ये अधिकार पढ़कर सुनाए गए हैं? ठीक है। क्या आप कम से कम इतना बता सकते हैं? मुझे पता है आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन क्या आप कम से कम हाँ या ना में बता सकते हैं कि आप इसे समझते हैं? हाँ, ठीक है, अच्छा। तो मैं आपको आपके मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। आपकी कही बात अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आपको एक वकील की उपस्थिति का अधिकार है, जो पूछताछ से पहले आपकी सहायता कर सकता है और यदि आप चाहें तो पूछताछ के दौरान आपके साथ रह सकता है। अगर आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते तो आपको पूछताछ से पहले अपने लिए एक वकील नियुक्त किए जाने का अधिकार है। क्या आप ये अधिकार समझते हैं सर? हाँ, ठीक है। अब आपको ये अधिकार बताए गए हैं और आप इन्हें समझते हैं। क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे? नहीं? ठीक है। क्या आप बस नहीं कहना चाहते हैं या मैं वकील से बात करना चाहता हूं, या सिर्फ मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा डिटेक्टिव? हाँ, मैं वकील का इंतजार करूंगा। ठीक है। चूंकि ड्रो इस समय जासूसों से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वे आगे बढ़कर फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करते हैं, जैसे डीएनए के लिए स्वैब वगैरह। अब हम इस तरफ करेंगे, हाँ, और फिर एक बार और। ठीक है, उस घटना के बारे में मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। क्या आपको उस घटना से कोई चोट लगी है जिसके बारे में आप जानते हैं और जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दर्ज करूं? नहीं?
ठीक है, क्या आप अपनी बाजुओं की आस्तीनें थोड़ी ऊपर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी बाहों के निचले हिस्से को देख सकूं? दोनों, जो भी आप पहले करना चाहें, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे पता है आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, इसलिए आस्तीन ऊपर करना मुश्किल है, लेकिन आपने जितना किया उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। ठीक है, ऐसे ही हाथ बाहर करें, मैं उनकी तस्वीरें लूंगा। क्या आप जरा पीछे को सकते हैं कृपया? ठीक है, आप बैठ सकते हैं, मैं अभी आता हूं, मैं बस कुछ स्वैब्स लेने जा रहा हूं। हाँ, इसे चालू ही रखेंगे, यहाँ गर्मी है, मैं यहीं हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है वो मुंह के स्वैब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया और दिखाया और हमने आपको यही दिखाया था, ये कॉटन स्वैब्स होते हैं। ये एक छोटे से प्लास्टिक प्रोटेक्टिव एप्लीकेटर जैसे होते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना मुंह खोलना है और फिर मैं इसे अंदर सील कर देता हूं, बस ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, मुझे बस इतना चाहिए कि आप अपना मुंह खोलें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इससे वहीं चिपका रही हूँ। मैं सराहना करता हूं कि आपने ऐसा किया, अब आगे यही होगा। अब वापस एक सेल में जाएंगे और फिर अगले कुछ घंटों में किसी भी समय आपको फिनिक्स के डाउनटाउन में काउंटी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको जज के सामने पेश होना होगा, जहां सेकंड डिग्री मर्डर का एक आरोप और एग्रेवेटेड असॉल्ट का एक आरोप लगाया जाएगा। उस घटना के बारे में जो पहले चर्चा हुई थी, कोई सवाल है सर? मुझे बस हाँ या ना चाहिए। नहीं, ठीक है। ड्रू मेनेसिस को मैरिकोपा काउंटी जेल में उसकी सेल में वापस लाया जाता है। ड्रू की पहली कोर्ट पेशी के दौरान उसने कथित तौर पर जज से कहा था वो एक बुरी रात थी। चीजें बिल्कुल भी वैसे नहीं होनी चाहिए थीं। उसमें कोई बुरी मंशा नहीं थी। एक जज ने उसकी नकद जमानत $1 मिलियन तय की। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि ड्रू मेनेसिस का केस अभी भी लंबित है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो निगरानी में रिहा होकर जेल से बाहर है। इस साल के लिए ट्रायल तय है। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं और हम आपको अगले हफ्ते एक और केस के साथ यहीं मिलेंगे।